नमस्कार। आज का टॉपिक था सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ऑल एमसीक्यूज जो पिछले सालों में आए हुए थे, आरएएस आईएएस और अन्य यूपीपीएससी और आरएएस आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे विभिन्न परीक्षाओं में। सबसे पहला था बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेपों में है यथार्थ संदर्भ बेलनाकार प्रक्षेप। इसमें क्या होता है कि प्रकाश होता है केंद्र में, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, संदर्श कहते हैं। उसके बाद में इसका एक डायग्राम था, जिस डायग्राम के द्वारा ये दर्शाया गया है कि प्रकाश का स्रोत है वो केंद्र में है, जिससे क्या है कि ध्रुवों की ओर जो दूरी है दो अक्षांशों के बीच में वो बढ़ती जाती है, और यह बढ़ती हुई दूरी क्या होती है, जो 90 डिग्री अक्षांश है ना, उसको दर्शा नहीं सकती। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें वो है कि जब प्रकाश केंद्र से गुजरता है तो उसे केंद्रक प्रक्षेप या नोमोनिक प्रक्षेप कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में है यथार्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इसमें प्रकाश का स्रोत होता है वो केंद्र में होता है, इसलिए यह संदर्श या पर्सपेक्टिव है। इस प्रक्षेप पर पूरा विश्व मानचित्र बनता है। इसकी विशेषताएं कुछ है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा के बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्रुवों को नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि प्रकाश है वो 90 डिग्री से होते हुए कागज पर नहीं अपनी छाप छोड़ता है या नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण कागज के समांतर चलता रहता है, रेल की पटरियों के समान। और ध्रुवों की जो मापनी है वो अनंत हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मापनी होती है ना, वो विषुवत रेखा की शुद्ध होती है। विषुवत रेखा की मापनी होती है वो शुद्ध होती है। उसके बाद में तथा ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की जो मापनी में अशुद्धि बढ़ती जाती है, और मापनी भी बढ़ती जाती है, या अशुद्धि बढ़ती जाती है साथ में मापनी भी बढ़ती जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश छोटे होने चाहिए थे, परंतु 89 डिग्री भी भूमध्य रेखा जितना ही बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसकी विशेषताओं का है भी, असल में ये क्या चीज है। यह न तो यथाकृतिक है, दो बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। एक बार तो पूछा हुआ है ये न यथाकृतिक है, और इसी को एक बार पूछा हुआ है इसकी आकृति शुद्ध नहीं है। यानी 4 कोटेशन थी, उसमें एक कोटेशन को गलत बताना था और बाकी सत्य बताना था। उसके बाद में न या सम क्षेत्रफल है, और नई दिगंशीय है, यानी तीनों ही विशेषताएं इसमें नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा प्रक्षेप है समदूरस्थ, जिसमें दूरियां समान होती है। इसका विकास था वो प्लेट कैरी ने किया। इसका आधार चित्र नहीं बनता है, इसमें प्रकाश स्रोत होता ही नहीं है, इस कारण से यह असंदर्श है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसकी कि यह असंदर्श प्रक्षेप है, क्योंकि यह गणितीय गणना पर आधारित होता है। इसमें ग्रीनविच रेखा की लंबाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसमें ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। विषुवत रेखा की आधी होती है ग्रीनविच रेखा की लंबाई। विषुवत रेखा की लंबाई ग्रीनविच रेखा से दुगनी है। यह कथन इसके बारे में अगर कहा जाए तो यह कथन है वो गलत है। गलत क्यों है, यह जब हम रूढ़ प्रक्षेप पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में आएगा भी क्यों गलत है ये कथन। नेक्स्ट है इसकी मापनी या इसकी परिधि, क्योंकि इसकी मापनी या परिधि विषुवत रेखा की होती है। उसके बाद में आरएफ 1:30 करोड़ पर अंतराल 30/30 का और अक्षांश और देशांतर में अंतराल रखते हुए एक प्रक्षेप का निर्माण किया गया है। इस प्रक्षेप में मुख्य बात यह है कि सारे के सारे जो है ना रेखाएं हैं वो वर्गों का निर्माण कर रही है। जब अक्षांशीय अंतराल समान होता है ना तब तो वर्गों का अंतराल करता है, वर्गों का निर्माण करता है। और जब अक्षांशीय अंतराल और देशांतरीय अंतराल भिन्न भिन्न होता है तब आयतों का निर्माण होता है। इसके बारे में कोई मुख्य क्वेश्चन नहीं था। जो भी, बस आपकी मुख्य बात तो यही है कि इसमें जो मापनी होती है ना उसकी भी क्या है विषुवत रेखा की शुद्ध होती है मापनी।
अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती है। ये वही बात है कि वर्ग बनेंगे या आयत बनेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कोई भी गुण नहीं है। कोई भी गुण मतलब एक शब्द है ना, कोई भी गुण, ये तीन बातों को पूरा करता है, न तो यथाकृतिक है, न समक्षेत्रफल है, न दिगंशीय है। इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है ये थोड़ा सा। अब है सबसे महत्वपूर्ण, समक्षेत्रफल लैम्बर्ट का बेलनाकार प्रक्षेप। पहला क्वेश्चन आया उसका, विषम क्षेत्रफल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? लैम्बर्ट प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल है वो समान है। यह क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। सम क्षेत्रफल है लैम्बर्ट का, या जो बेलनाकार है वो कैसा है, यथाकृतिक है, दिगंशीय है, या सम क्षेत्रफल है। तो इस कारण से यह दो विशेषताएं अपने साथ रखता है या एक विशेषताएं अपने साथ रखता है। जो है वो तो है कि सम क्षेत्रफल है, बाकी नहीं है वो यथाकृतिक भी नहीं है और दिगंशीय भी नहीं है। और एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सी विशेषता है वो सम क्षेत्रफल लैम्बर्ट प्रक्षेप की नहीं है। उसमें लिखा था कि सम क्षेत्रफल तो है परंतु यथाकृतिक नहीं है, सम क्षेत्रफल तो है परंतु यथाकृतिक है। तो इस कारण से था कि वो जो लाइन सही होती है वो यही होती है कि सम क्षेत्रफल है परंतु यथाकृतिक नहीं है। इस प्रक्षेप का निर्माण होता है, प्रकाश का स्रोत अनंत होता है इसमें। जब प्रकाश का स्रोत अनंत होता है तो इसमें क्या होता है कि ध्रुवों को दिखाया जा सकता है। जो विश्व के जो बीच की जो मापनी होती है 90 डिग्री की जितनी रेखा होती है उतनी ही देशांतर की लंबाई होती है, उतनी ही देशांतर की लंबाई होती है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आया है कि विश्व में, पहला ही क्वेश्चन है कि विश्व में दिखाया जाता है इसका, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। अगर अकेला पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में या पूरे विश्व पर, तो पूरे विश्व पर चावल का, चाहे उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, या फिर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितने भी चावल प्रधान जो भी क्षेत्र है, तो उन चावल के वितरण को दर्शाने के लिए किस प्रक्षेप का है, लैम्बर्ट प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है सम क्षेत्र पर। यह क्वेश्चन आया हुआ है, कम से कम 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में रबर का, रबर का आया हुआ है 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो दो दो फसलों का नाम दिया हुआ था, जैसे गेहूं है रबर है, गेहूं है चावल है, चावल है रबर है। तो इस प्रकार से क्या है कि दो दो फसलों का जोड़ा पूछा गया था कि कौन सा है लैम्बर्ट के प्रक्षेप पर दर्शाया जा सकता है। तो समक्षेत्रफल लैम्बर्ट प्रक्षेप पर चावल और रबर को दर्शाया जा सकता है। बाकी एक बार इसका विपक्ष भी पूछा गया था कि अगर लैम्बर्ट प्रक्षेप पर चावल और रबर को दिखाया जा सकता है तो मोलविड प्रक्षेप पर किसको दिखाया जा सकता है, तो गेहूं को। मोलविड और बोन प्रक्षेप पर गेहूं को दर्शाया जा सकता है। उसके बाद में है सीधी व सरल रेखाएं होती है कौन सी, अक्षांश रेखाएं। एक तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी है वो घटती है। जब अक्षांशों की दूरी है वो घटती है तो अक्षांश रेखाएं क्या हो जाती है, पास पास हो जाती है। तो यही पूछा गया था कि अधिकतर निकट हो जाती है। अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर निकटता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी पर खींची जाती है। सभी देशांतर रेखाएं समान दूरी व समान लंबाई पर खींची जाती है, लैम्बर्ट का समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। उसके बाद में है लैम्बर्ट के प्रक्षेप पर समक्षेत्रफल पर दर्शाया गया है कि सभी देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है, लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। इसमें है वो, अब ये पृथ्वी है, इसको लघुकृत करके हमने इंच में डाल दिया, इसको इंच और सेंटीमीटर में है। अब इस 90 डिग्री रेखा की जितनी लंबाई है ना, इसकी उतनी ही देशांतरों की लंबाई है। इसीलिए कहते हैं कि
सभी देशांतर रेखाएं होती है वो लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। देशांतरों की लंबाई समान है, देशांतरों के बीच की दूरी भी समान है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई, प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई व ध्रुवों की लंबाई समान होती है। प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई और व ध्रुवों की लंबाई है वो बराबर होती है। कैसे? प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई, यह भूमध्य रेखा, तथा ध्रुवों की लंबाई बराबर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इसी में दूसरा प्रक्षेप है यथाकृतिक बेलनाकार। अब यानी कि इसकी आकृति शुद्ध है। ऑर्थोमॉर्फिक या मर्केटर प्रक्षेप। एक बार पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें, मर्केटर प्रक्षेप का दूसरा नाम क्या है? यथाकृतिक बेलनाकार। फिर पूछा हुआ है ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप है, सुमेलित करवाया है मर्केटर से। उसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मर्केटर प्रक्षेप की शुद्ध तो दिशा होती है और शुद्ध आकृति होती है। कम से कम 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी दिशा और इसकी आकृति शुद्ध होती है, परंतु इसका क्षेत्रफल होता है वो अशुद्ध होता है। और इस प्रक्षेप में ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता। देखो ये 80 डिग्री की है, 80 डिग्री की रेखा है, और ये भी 80 डिग्री की रेखा है, तो यानी कि ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता। और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच में क्या हो जाती है? दूरियां बढ़ती जाती है। और जब दूरियां बढ़ती है तो कम से लेकर ज्यादा की तरफ बढ़ती है ये, यानी पहले कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर एकदम ज्यादा है। तो इस चीज को आप 2 शब्दों से में बदलते हो। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है अवरोही और एक है आरोही। यहां से जब दूरियां बढ़ती है इसके बीच में उत्तर की तरफ है, एक तो है अवरोही और एक है आरोही। अवरोही और आरोही, ये जो दूरी है ना, ये आरोही है, आरोही किस्म की दूरी है। क्योंकि यहाँ पर पहले कम दूरी है, फिर उसके बाद में ज्यादा दूरी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अवरोही और आरोही का। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा को माना गया है इसमें। भूमध्य रेखा क्या माना गया है? 2πr माना गया है इसको, क्योंकि परिधि ही है असल में। जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है ना, वो सभी अक्षांशों की समान है, परंतु जो समान है और जहां पर इसकी मापनी समान है वो 2πr है, शुद्ध रेखा है। उसके बाद में क्वेश्चन आया हुआ है, भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई में है, बाकी कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन है, ध्रुवों की ओर अक्षांशों के मध्य की दूरी तीव्रता से बढ़ती है, और जो मध्य की दूरी है वो अक्षांश अवरोही क्रम में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लंब सरल रेखा के रूप में होते हैं। वो तो सही बताया आपको, क्योंकि अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं तो वो लंब का निर्माण करते हैं। और दोनों जो सभी लंब है देशांतर रेखाएं, वो अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है। तो भूमध्य रेखा पर जितने भी अक्षांश देशांतर गिरते हैं वो एक लंब के रूप में गिरते हैं 360, तो वो सरल रेखाओं के रूप में होते हैं। इसमें अक्षांश व देशांतर की लंबाई में समानुपातिक वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
समानुपातिक वृद्धि होती है। उसके बाद में है जो मर्केटर प्रक्षेप पर क्या दर्शाया जाता है, हार्टलैंड थ्योरी को दर्शाया गया है मर्केटर प्रक्षेप पर। उसके बाद में है लेकिन ध्रुवीय भागों को नहीं दर्शाया गया। कम से कम 4 बार, 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या मर्केटर प्रक्षेप पर ध्रुवों को दर्शाया जा सकता है, क्या मर्केटर प्रक्षेप पर नहीं दर्शाया जा सकता, या फिर निम्न में से कथन कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो इसमें यह है कि मर्केटर प्रक्षेप पर ध्रुवीय भागों को नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि यह अधिकतम 80 डिग्री तक के भागों तक पहुंचता है, उससे आगे नहीं। उसके बाद तो जो मापनी है वो अनंत होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में मापनी कहाँ की शुद्ध होती है, तो विषुवत रेखा की मापनी होती है वो शुद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्केटर प्रक्षेप पर एक सरल रेखा निश्चित दिक्मान को बताती है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ। मतलब ये जो लाइन है ना, इसी की बात हो रही है कि ये लाइन कितनी बार आई है। तो कम से कम 3 और 2 5 बार ये लाइन आई हुई है। ये कि यही लाइन मर्केटर प्रक्षेप पर एक सरल रेखा जो निश्चित दिक्मान को बताती है, लेक्सोड्रम को, ट्रू लाइन, उसे नौपथ, एक दिश नौपथ, रंब लाइन या लेक्सोड्रम कहते हैं। उसके बाद में है रंब लाइन के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये हैं। नेक्स्ट है मर्केटर प्रक्षेप में वृहत वृत्त वक्र चाप के रूप में होता है तथा स्थिर दिक्मान रंब लाइन या सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि नोमोनिक प्रक्षेप में केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप में, जिसे नोमोनिक प्रक्षेप को क्या कहते हैं, केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं, में ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक इसके विपरीत होता है। और रंब रेखा क्या है, रंब रेखा क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी पर या पृथ्वी तल पर ऐसी रेखा जो सभी मध्याह्न रेखाओं को यानी कि देशांतर रेखाओं को एक ही कोण पर काटती है, तो वो रंब रेखा होती है। उसके बाद में है नोमोनिक प्रक्षेप। ये जो बात हो रही थी ना, यहाँ पर विपरीत संबंध होता है, तो ये है नोमोनिक प्रक्षेप। ये भी दोबारा आया हुआ क्वेश्चन। नोमोनिक प्रक्षेप वृत्त वृत्त मार्ग को सरल रेखा के रूप में दर्शाता है, जबकि मर्केटर प्रक्षेप है वो वृत्त मार्ग को चाप के रूप में दर्शाता है। नोमोनिक प्रक्षेप है वो वृत्त मार्ग को सरल रेखा के रूप में दर्शाता है, यानी कि जो केंद्रक बेलनाकार प्रक्षेप है ना, वो रंब रेखा को किस रूप में दिखाएगा, वो सरल रेखा के रूप में दर्शाएगा उसको। बाकी मर्केटर प्रक्षेप उसी वृत्त वृत्त को चाप के रूप में दर्शाता है, जैसे ये है। तो इस प्रकार से क्या है, वो चाप के रूप में दर्शाता है। नेक्स्ट है एक नाविक के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्षेप कौन सा है, मर्केटर प्रक्षेप, क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में कथन और निष्कर्ष में आया हुआ है क्वेश्चन कि ग्लोब पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ग्लोब पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वृहत वृत्त का निर्माण करती है। कारण था सभी देशांतर वृहत वृत्त के भाग हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध दिक्मान रखा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध दिक्मान रखा जाता है क्यों? भी किसी चीज का या जो रंब लाइन है वहां पे जो दिक्मान है उसको शुद्ध रखा जाता है, क्यों रखा जाता है या फिर कैसे रखा जाता है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ाकर। कैसे रखा जाता है वो शुद्ध दिक्मान? वो है अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ाकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है लाइन, अच्छी लाइन है। उसके बाद में है नौ संचालन वाला कि नौ संचालक मर्केटर तथा नोमोनिक चार्ट, जिसे कहते हैं केंद्रक बेलनाकार, दोनों को साथ में रखता है। नौ संचालक होता है वो मर्केटर तथा नोमोनिक चार्ट या केंद्रक बेलनाकार को दोनों को साथ में रखता है। तो वो मर्केटर से क्या यूज करता है, रंब लाइन देख सके।
ये मर्केटर प्रक्षेप वो क्या देखता है, रंब लाइन। उसके बाद में नोमोनिक प्रक्षेप पर वो क्या देख सकता है, लघुत्तम दूरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में सतत और सही दिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म बनाए रखने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर है मर्केटर प्रक्षेप। सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म बनाए रखने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, तो वो है मर्केटर। उसके बाद में है, समुद्री मार्गों को दिखाने के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयुक्त है, तो मर्केटर प्रक्षेप। उसके बाद में क्वेश्चन है, वृत्त वृत्त जो सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है, कौन सा प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप है। ये क्वेश्चन है सारे आए हुए। उसके बाद में पूर्णतः वृत्त वृत्त मार्ग पर वायुयान उड़ान भरता है, यानी ये क्वेश्चन तो यहीं तक है, यहाँ तक है क्वेश्चन कि पूर्णतः वृत्त वृत्त पर क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुयान उड़ान किस पर भरता है, वायुयान है वो उड़ान कहाँ भरता है या किस पर भरता है, तो वो भरता है पूर्णतः वृत्त वृत्त मार्ग पर भरता है। ये जो रंब लाइन है ना, इस पर उड़ान भरता है वो। ये निकटतम दूरी होती है विश्व के मानचित्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग वृत्त वृत्त पर है। अब आपको बताना है कि कौन सा जलमार्ग वृत्त वृत्त पर है। अब वैसे सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर, परंतु सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर वो क्या है कि दोनों ही क्या है कि जलीय मार्ग और स्थलीय मार्ग दोनों ही है, वहाँ पे जल और स्थल है। उसके बाद में जो वैंकूवर है और याकोहामा है ना, वो केवल जल मार्ग पर है। कैसे कि एक तरफ तो है उत्तरी अमेरिका और एक तरफ है यूरेशिया और जापान, जापान और इस तरफ है अमेरिका का वैंकूवर, वैंकूवर के बीच में, और ये मार्ग वृहत जल मार्ग। लंदन और मुंबई के बीच में जल और स्थल दोनों आ जाते हैं वृहत मार्ग पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही सही चित्रित किया जाता है और क्षेत्र की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है, तो वो नाम है मर्केटर प्रक्षेप का। यह है रंब लाइन, चाहे उत्तरी गोलार्ध में कैसे भी खींचो, इसका जो मुड़ाव होगा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिण की तरफ होता है रंब लाइन का। नेक्स्ट है कि जो मर्केटर प्रक्षेप है उस वो क्या है, उसका क्षेत्रफल शुद्ध नहीं दर्शाता। बाकी ये 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग तरीके से। यथाकृतिक है, ऑर्थोमॉर्फिक है या शुद्ध आकृति का है। उसके बाद में दिगंशीय है, अजीमुथल है या फिर शुद्ध आकृति का है। उसके बाद में अलग अलग पूछा हुआ है कि पवनों की दिशा, जल धाराएं, व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय और मटन चिन्हूक आदि दिशाओं को दर्शाने के लिए किस प्रक्षेप का यूज किया जाता है, तो मर्केटर प्रक्षेप। नौ संचालन के लिए कौन सा है, तो मर्केटर प्रक्षेप। विश्व के, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना है, विश्व के महासागरीय भागों के लिए, अगर बोलते नॉर्थ उत्तरी ध्रुव के लिए, तो नहीं कि उत्तरी ध्रुव के लिए, बाकी ये पूरे विश्व पर लागू होता है, तो इस कारण से कहते हैं कि विश्व के महासागरीय मार्गों को दर्शाने के लिए इस प्रक्षेप का यूज होता है। उसके बाद में त्रिविमीय बेलनाकार गोल्स प्रक्षेप है। गोल्स प्रक्षेप की मुख्य सबसे बात जो पूछी गई वह है कि इसमें जो मानक अक्षांश होता है वो फिक्स किया हुआ, वो 45 डिग्री है। यहाँ पर 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री साउथ का मापक सही होता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा है कि ध्रुव है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद ही रखना पड़ेगा इसको, कि ध्रुव है वो सीधी रेखा में है, ध्रुव दर्शाए गए हैं, पहली बात तो ये। दूसरी ध्रुव दर्शाए गए हैं वो भी किस रेखा में, सीधी रेखा में। हालांकि ये थोड़ा सा जो डायग्राम है वो गलत बन गया।
नेक्स्ट है इसमें डायग्राम आगे बनाया हुआ। गोल्स प्रक्षेप में मानक अक्षांश वो पूछा है सीधा कि गोल्स प्रक्षेप का मानक अक्षांश कौन सा होता है, तो 45 होता है। उसके बाद में असल में ये है, इसमें क्या है कि ध्रुवों को दर्शाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो भी किस के रूप में, क्वेश्चन पूछा गया था कि जितना 45 डिग्री है उतना ही क्या है, ध्रुव है। परंतु 45 डिग्री से नीचे रेखाएं बड़ी होनी चाहिए थी, ये 45 से आगे ये बड़ी होनी चाहिए थी, फुल आगे तक निकली हुई, जीरो से आगे की ओर है। परंतु उसमें क्या है कि छोटी दिखाई गई है अपनी वास्तविक मापनी से। 45 डिग्री से तो ऊपर बड़ी दिखाई गई है और 45 डिग्री से नीचे की तरफ है वो छोटी दिखाई गई है। यानी 45 डिग्री से ऊपर तो बड़ी है और नीचे क्या है, छोटी। क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है कि जो गोल्स प्रक्षेप है ना वो यथाकृतिक प्रक्षेप है या नहीं है, तो वो यथाकृतिक प्रक्षेप है, वो नहीं है। न ही सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, न ही दिगंशीय प्रक्षेप है। उसके बाद में ध्रुवों को दर्शाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में जिसकी लंबाई पूरा का पूरा लाइन आई हुई है, ध्रुवों को दर्शाया जाता है जिसकी लंबाई 45 डिग्री अक्षांश जितनी ही होती है, जो एक सरल रेखा के रूप में होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भूमध्य रेखा व अन्य अक्षांशों के बीच की लंबाई का अनुपात क्या होगा। भूमध्य रेखा व अन्य अक्षांशों की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा होगा उसका आंसर। क्योंकि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएंगे, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएंगे। बाकी है कि अन्य अक्षांशों की जो मापनी होती है इंटू कोस थीटा होती है, तो इस कारण से 2 पाई आर का जो बाकी बचा है वो 1 और उधर बचा है कोस थीटा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्स प्रक्षेप में ग्लोब की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी, तो 44 सेंटीमीटर। अगर वो पूछे भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, तो 2 पाई आर लगाकर ये सूत्र है उससे ज्ञात हो जाएगी। परंतु अगर वो पूछे 45 डिग्री की क्या है दूरी, तो आप इस 44 जो भी उत्तर निकला है उसको 0.7071 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा जो 45 डिग्री की मापनी बताएगा। इसका आंसर हो जाएगा 31.11। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दो मानक अक्षांशों वाला, क्योंकि इसमें दो ही मानक है, 45 उत्तर और 45 साउथ। दो मानक अक्षांशों वाला बेलनाकार प्रक्षेप है, दोनों मानक अक्षांशों के बीच, दोनों मानक अक्षांशों के बीच विषुवत रेखा के आसपास विस्तृत भाग को अक्षांशीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए विशेष उपयोगी है। यानी 45 के बीच का जो भाग है ना उसको दर्शाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। कौन सा है, गोल्स प्रक्षेप। गोल्स प्रक्षेप के बारे में एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि भूमध्य रेखा, गोल्स प्रक्षेप में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का सही प्रदर्शन नहीं किया जाता। गोल्स प्रक्षेप में भूमध्य रेखा का या विषुवत रेखा का सही प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं कैसे नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि जब 45 डिग्री से नीचे की तरफ आते हैं ना तो अक्षांश होने चाहिए, क्या थे, बड़े होने चाहिए अक्षांश। ये 0 डिग्री मान लो, परंतु इसमें क्या है कि इसमें दिखाया गया है 45 डिग्री जितना ही, काट दिया इसको इस तरफ से। तो ये लाइन कही गई है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा का सही प्रदर्शन नहीं किया गया, क्योंकि उसको छोटा दिखाया गया, इस कारण से उसको क्या है, सही प्रदर्शन नहीं किया गया।
सही प्रदर्शन किसका किया गया है? सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का। तो ये थे सारे के सारे जो बेलनाकार प्रक्षेप के क्वेश्चन थे। जो भी कोई बात होगी तो वो वीसी में दोबारा कर लेंगे। धन्यवाद सभी का।